तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसका पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर 1 होता है, जिसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। देखिए, लीनियर इक्वेशन में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो फॉर्म होता है ना, वो आपका इस तरह से होता है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 b1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। ये आपका कॉफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। कॉफिशिएंट कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बस इन्हीं दोनों का हमने पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा कि क्या कैसे होता है, ठीक है। पहला प्रश्न है, अविरोधी समीकरण युग्म का खाली स्थान हल होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अविरोधी क्या होता है। हमने तो देख लिया कि इक्वेशन जो होता है ना आपका, वो a1x प्लस b1y इक्वल टू c होता है, ठीक है। या फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 होता है, ठीक है। बस यही है इक्वेशन। इसी में देखिए कंडीशन क्या क्या बनता है। अविरोधी को ना कंसिस्टेंट बोलते हैं। अविरोधी मतलब कि विरोध नहीं कर रहा वो, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट होता है तो दो केस बन जाता है। पहला केस बन जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा वो, और दूसरा बन जाता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, वो यूनिक सॉल्यूशन हम कॉफिशिएंट से ही पता कर सकते हैं। a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर हो तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो। यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा वो। इस तरह के समीकरण को हम लोग अविरोधी समीकरण कहेंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाए, तीनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाए तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पहले केस में अगर हम ड्रॉ करें ना ग्राफ को, तो आपका ग्राफ ऐसा ऐसा मिलेगा, जैसे ये हो गया आपका x और ये y। तो ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। और अगर दूसरे केस में ड्रॉ करें ना, तो ये आपका हो गया x, ये हो गया y। तो अगर पहला ग्राफ ये है ना, तो दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर आएगा वो। तो एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएगा वो, कोइंसिडेंट हो जाएगा वो, ठीक है। ये पहला ग्राफ जा रहा है, दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर जाएगा वो। तो अविरोधी समीकरण में एक हल भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही दिख रहा है, ठीक है। एक हल भी हो सकता है और अनंत हल भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई हल नहीं हो सकता है, ये आपका तीसरा कंडीशन बन जाता है। ये कब होता है आपका, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो। इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं विरोधी समीकरण। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा आपका, ये हो गया x, ये हो गया y। तो अगर पहला ग्राफ यहाँ से जा रहा है तो दूसरा ग्राफ इसके ठीक पैरेलल जाएगा, वो समानांतर हो जाता है। इसको हम लोग इनफिनाइट वाले को ना आश्रित भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया वो विरोधी समीकरण, इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ना दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। कई बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल हो क्या? सिंपल है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या हुआ, ये आपका x लाइन हो गया, ये आपका y लाइन हो गया, ठीक है। प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ कि अगर मानो एक रेखा ये जा रही है, पहला समीकरण का ये इक्वेशन है और दूसरा आपका ये है,
आलेख प्रतिच्छेदी मतलब कि एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, तो कितने हल होंगे? सिर्फ एक ही हल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, एक ही हल होंगे। इसका कंडीशन क्या बनता था? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये बनता है आपका कंसिस्टेंट C1SISTANT। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण बोलते हैं। ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 कहाँ से आया ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ग्राफ से समझना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और इसका कोई हल नहीं होगा? वो कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि दोनों इक्वेशन क्या होगा आपका? ग्राफ में अगर ड्रॉ करें ना तो दोनों लाइन जो आएगा वो आपका एक पैरेलल लाइन आ जाएगा, एक दूसरे के समानांतर होगा, और इस तरह का जो इक्वेशन होगा उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हल तभी होगा जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी या फिर एक के ऊपर दूसरा संपाती आ जाएगा वो। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ से। पहला तो यही है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c। ठीक है, b1x प्लस a1 आ जाएगा, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये c1 c2 हो गया। ठीक है, इसको इस तरफ कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा, इसका कोई पंगा नहीं, इसको उधर कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या? कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा, क्या कंडीशन होता आपका? कोई हल नहीं होगा कंडीशन होता आपका कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तभी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो देख लेते हैं, ये है आपका, यहाँ से आप कॉफिशिएंट को मैच कराइए। ठीक है ना, पहला इक्वेशन क्या है आपका? x का कॉफिशिएंट a1, तो यहाँ पर a1 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा वो, तो a1 आपका हो गया 1। a2 को अगर हम देखें तो वो 5 है आपका। ठीक है, 1/5 इक्वल टू b1 कितना आपका? 2, और b2 कितना? k का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 7। कोई दिक्कत नहीं, किस युग्म के लिए कोई हल नहीं होगा? वो ये तो नॉट इक्वल टू है, किस युग्म के लिए? तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम लेफ्ट कर देंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। बस इतना ही था सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, समीकरण फिर दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, यदि x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 2 हो तो a का मान क्या होगा? ये तो सिंपल है, बच्चों वाला है। 4x प्लस 3y इक्वल टू a दिया हुआ, और x का वैल्यू कह रहा है आप पुट कीजिए 1, और y का वैल्यू कह रहा है पुट कीजिए 2, तो ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 गुना 1 हो जाएगा ये, प्लस 3 गुना 2 हो जाएगा। ये क्या बच्चों वाला आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रैखिक समीकरण का वह युग्म जिसका कोई हल नहीं है क्या कहा जाता है? कोई हल नहीं है, हल है तो क्या कहा जाता है आपका? कंसिस्टेंट कहा जाता है, और अगर हल नहीं है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, विरोधी समीकरण बोलेंगे। देखिए, एक होता है अविरोधी और एक होता है आपका विरोधी। ठीक है ना, विरोधी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, और अविरोधी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसमें दो केस था, पहला केस क्या था? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, और इसमें केस क्या था? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है ना, इसका आपका आता था यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। इसका आता था आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका। इसका ग्राफ क्या होगा? क्रॉस करेगा, इसका ग्राफ एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा वो। ठीक है, इसका ग्राफ पैरेलल आ जाएगा, समानांतर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा जिसका कोई हल नहीं हो
उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका असंगत। ठीक है, अविरोधी को हम लोग संगत भी कह सकते हैं और विरोधी को असंगत कहेंगे हम। देखिए दोनों में एक दूसरे के उल्टा हो गया। आप देखो ध्यान से देखिए, जिसका कोई हल नहीं हो, जो विरोध करता हो, तो संगत, संगत क्या होता है? साथ में रहना, तो साथ में नहीं रहता है तभी विरोध करता है। ठीक है, और जिसका कोई हल हो तो विरोध नहीं करेगा, अविरोधी, तो वो संगत साथ में रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और इस केस को हम लोग बोलते हैं आश्रित। एक के ऊपर जब दूसरा ग्राफ बने ना, एक के ऊपर आने की कोइंसिडेंट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आश्रित। ठीक है, और संगत आपका मैंने बता दिया, अविरोधी जिसका यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सारे केस मैंने समझा दिए हैं। अविरोधी को संगत भी कहा जाता है, विरोधी को असंगत, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, और लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी वो। ठीक है, अविरोधी का दो केस हो गया, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो उसे हम लोग आश्रित समीकरण कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर समीकरण दिया हुआ है आपका। ठीक है, एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा, का आलेख निरूपण एक जोड़ी है। क्या है कंडीशन? इसमें देखना पड़ेगा। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरा क्या है? 2x प्लस 4y इक्वल टू -7 कर देता हूँ। ठीक है, 7 को मैंने उस तरफ लेगी, 7 को या फिर इस तरफ ही कर देते हैं। चलो, -3 इक्वल टू 0 और +7 इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। अभी इक्वल नहीं लिखते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/2, ये आपका आ जाएगा 2/4, ये आपका आ जाएगा -3/7। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन क्या था कि ये भी देखिए आपका 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये -3/7 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सा था? ये कंडीशन था आपका पैरेलल लाइन का। अगर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेगा और ये पैरेलल हो जाएगा, वो पैरेलल। ठीक है, तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या होगा? ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब कि ये समानांतर रेखा होगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा असंगत में आ जाएगा, जो साथ में नहीं है, इनकंसिस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया कैसे हमने निकाला? a1/a2, b1/b2, c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समानांतर रेखाएं हो जाएगी। संपाती रेखाएं जो एक के ऊपर दूसरा हो। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसा आ जाएगा वो। ठीक है, समानांतर रेखाएं ये। ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला समीकरण, फिर दो समीकरण दिया हुआ है, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और px माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो p का मान क्या होगा? देखिए अद्वितीय मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कि अविरोधी, मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो कंडीशन क्या था? कंडीशन यही था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यही कंडीशन था हमारा, जब सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हो, सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, अविरोधी समीकरण हो। ठीक है, विरोध ना करे, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करे, क्रॉस ऐसा करेगा तभी अद्वितीय हल होगा। जहां पर क्रॉस करेगा वही एक सॉल्यूशन होगा। वो मैच करा लीजिए। a1 आपका दिया हुआ 6, a2 दिया हुआ p का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। नॉट इक्वल टू है, b1 दिया हुआ -2 और b2 दिया हुआ -1। ठीक है,
यदि p का मान होगा आंसर में भी नॉट इक्वल टू के रूप में दिया हो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 नॉट इक्वल टू -2p आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो p नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, 6/2 हो जाएगा वो। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है बहुपद। जब बहुपद का यहाँ पर आ गया, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। का एक शून्यक -3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वाड्रेटिक वाला आ गया, इसमें नहीं आना चाहिए था। ये आपका x² है। ठीक है, शून्यक क्या होता है? शून्यक मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसको रखने पर वो 0 आ जाए। ठीक है, शून्यक है तो इसका मतलब कि x का एक वैल्यू क्या दिया हुआ आपका -3 दिया हुआ। तो के अब क्या है, k-1 x² प्लस kx+1, यहाँ पर k आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट k आपका k की, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। k-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k-3+1 इक्वल टू 0। अगर ये शून्यक है तो अचर मान, सॉरी, जो चर वैल्यू है उसकी जगह -3 रखने पर 0 हो जाना चाहिए। क्या, ये टोटल का टोटल 0 हो जाना चाहिए। वही 0 कर दिया मैंने। तो आपका जाए k-1, ये आपका -9 नहीं, माइनस माइनस सब क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा सीधा। प्लस नहीं आएगा, -3k+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसका मान पूछा है? तो 4 का मान नहीं, तो आपका k का मान पूछा है। ठीक है, देखिए निकाल लीजिए। 9k - 9 -3k+1 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका क्या जाएगा, 9 में से 3 गया, 6k - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 6k इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और k इक्वल टू आ जाएगा 8/6, यानी कि 4/3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। ये अगले लेक्चर में होना चाहिए था, इसी में आ गया, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। यदि समीकरण y इक्वल टू ax+3 का हल, ये एक हल है, ठीक है ना, इसका एक हल 4 और 19 है, मतलब कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू क्या है 19 है। तो a का वैल्यू निकालिए, सीधा पुट कर दीजिए। y इक्वल टू दिया हुआ है ax+3, y का वैल्यू है 19, एक और x का वैल्यू कितना 4a, x का वैल्यू 4 है +3, पूछ रहा क्या, a का वैल्यू निकालिए। क्या आ जाएगा, 4a इक्वल टू आ जाएगा आपका 19 में से 3 गया 16, तो a का वैल्यू आ जाएगा 16/4 इक्वल टू 4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऐसे ही प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रश्न, 2 इक्वेशन दिया हुआ, पहला ये है, और इसमें दिया हुआ क्या कि y इक्वल टू 5 - 6x के लिए y का वैल्यू 29 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इतना सिंपल प्रश्न है, सिंपल पुट कर दीजिए। y इक्वल टू 5 - 6x, y का वैल्यू 29 दिया हुआ है, 5 - 6x, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 29 - 5 इक्वल टू -6x, कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू -6x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। यदि समीकरण युग्म ये दिया हुआ kx - y इक्वल टू 2, 2 समीकरण दिया हुआ का केवल एक हल हो, एक हल मतलब यूनिक, मतलब अविरोधी में आ गया वो, अविरोधी में भी कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। उसका कंडीशन क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही था। यहाँ से कोफिशिएंट देख लीजिए, a1 है आपका k x के साथ जो होता है, a2 क्या है आपका, a2 है 6, नॉट इक्वल टू b1 कितना है -1, और b2 कितना है आपका -2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। k/6 नॉट इक्वल टू 1/2, तो क्या बन जाएगा आपका ये 2k नॉट इक्वल टू 6, तो k नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समीकरण निकाय दिया, पहला समीकरण निकाय ये है, दूसरा समीकरण निकाय है।
का अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि अविरोधी में दो कंडीशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है और एक आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है। तो कंडीशन क्या था आपका, ये वाला था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और ये क्या था, ये कंडीशन था आपका अनंत हल के लिए, इनफाइनाइट के लिए। इसको हम लोग आश्रित भी बोलते हैं, ठीक है ना। अविरोधी को क्या बोलते हैं, संगत। आपको याद रखिए, कंफ्यूज करोगे आप एग्जाम में बहुत। और ये कंडीशन कौन सा था आपका, समानांतर। इसकी लाइन कैसे जाती थी, पैरेलल, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे। इसका ग्राफ कैसे जाता है, ऐसा। इसका ग्राफ कैसा जाता है, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं असंगत, ठीक है। डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तीनों कंडीशन आपका आ गया। और ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता, ये तो आपका इसी में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दो समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 13, 4x - y = 5 हो तो x y का मान निकालिए। देखिए कई लोग इसमें क्या करेंगे कि वो x और y को अलग अलग करके निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। नियम लगाने लगेंगे, ऐसा करो ऐसा करो, इसको x को बराबर करके माइनस करो, फिर y का वैल्यू निकालो। ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है। हम ऑप्शन से चलेंगे, ये आपका x है और ये y है, सीधा हम पुट करके देख लेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पुट करते हैं, x की जगह 2 तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, y की जगह 3 3 9, 4 + 9 कितना आ गया, 13। इसका मतलब कि ये 2 सही है। अब इसमें पुट करके देख लेते हैं, x की जगह 2 तो यह हो गया 8, y की जगह 3 तो 5। लीजिए सीधा ए ही आ गया ऑप्शन, ठीक है। अगर 3 पुट करें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखिए 3 पुट करके देखते हैं। x की जगह 3 पुट कीजिए 6, फिर y की जगह 4 पुट कीजिए तो 12, 12 6 18, 13 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब कि ये नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा वो, ठीक है ना। 3 तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 4 पुट करके देख लेते हैं, तो 4 दूना 8, 8 और ये आपका y की जगह 6, 8 6 14 13, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न है जो दिमाग लगाइएगा तुरंत आंसर बन जाएगा। कई लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करो, ठीक है, तो ये 4x हो जाएगा। इसको इससे माइनस करो तो 4x कैंसिल आउट होकर के y का मान आएगा। वैसे में टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सीधा ऑप्शन से चलो, बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, यदि युगपद समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कैसा कहलाता है। अनगिनत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसको हम बोलते हैं आश्रित समीकरण, या फिर संगत बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसा आता है, वो एक के ऊपर एक आता है। कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण बोलते हैं। कोई विरोध नहीं करता है, अनगिनत हल हो, इसको हम अविरोधी बोलते हैं। आश्रित भी बोला जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें 2 ऑप्शन सही उत्तर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका अविरोधी सही उत्तर है, ठीक है। आश्रित के बारे में मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आश्रित इसी को बोलते हैं, एक के ऊपर जब एक हो तो उसको हम लोग आश्रित बोलते हैं। अगला, किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या है। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, उभयनिष्ठ बिंदु कितने होंगे, बस यही होगा ना आपका, सिर्फ एक होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। अगला आपका, यदि समीकरण निकाय, 2 समीकरण निकाय दिया हुआ अनगिनत हल हो तो k का मान क्या होगा। अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, बस यही था। किन्हीं 2 को, या तो इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को लेकर चलते हैं। a1 कितना है, a1 है आपका 2, a2 कितना है 4, = b1 कितना है 3, b2 कितना है k, क्योंकि k का वैल्यू निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2k = 12 आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है,
और के का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अनगिनत हल होंगे मतलब एक के ऊपर एक होगा, वो अविरोधी समीकरण होगा वो। ठीक है, अगला चलते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, कौन सा युग्म कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, असंगत। ठीक है, विरोधी समीकरण। कंडीशन क्या होता है इसका? a1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ग्राफ कैसा आता है इसका? पैरेलल लाइन आता है। ठीक है, पैरेलल लाइन आएगा वो। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इतना आपको आना चाहिए। तो इसका समीकरण क्या होगा? विरोधी होगा वो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है वो। ठीक है, विरोधी कहीं लिख देगा, कहीं असंगत लिख देगा, कहीं इनकंसिस्टेंट लिख देगा, आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, इसलिए जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन सा युग्म कहलाता है? अगला देखिए, फिर वही आ गया, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। सेम ही प्रश्न आ गया मेरे ख्याल से, जिसका कोई हल नहीं होता इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, सेम ही प्रश्न है आपका, क्या होगा ये? जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट विरोधी समीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म दिस और दिस के अनंत हल होंगे। अनंत हल मतलब एक के ऊपर एक होगा। तो कंडीशन क्या था? a1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। यही है अनंत हल के लिए। देखिए, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर अविरोधी। अविरोधी में भी आश्रित, ठीक है, संगत, इतना बोलते हैं इसको। कंडीशन ये है आपका, इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। आपका किसका वैल्यू पूछा? अनंत हल है। अच्छा, रिलेशन पूछा ए और बी में। a1 का वैल्यू देख लीजिए कितना है आपका? 2। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ब्लैक कर लेता हूँ। a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 2a, x का जो कॉफिशियंट है वो 2a। ठीक है, इक्वल टू b1 का वैल्यू है आपका 3, b2 का वैल्यू है a प्लस बी, c1 का वैल्यू है 7 और c2 का वैल्यू है आपका 8। a और b में रिलेशन पूछा है तो हम लोग या तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं या तो इन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2b इक्वल टू 6a आ जाएगा। ठीक है, इस 2a को हम उधर ले जाते हैं, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा वो। ठीक है, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि b इक्वल टू 2a आ जाएगा। b इक्वल टू 2, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर आप तो हमेशा इस वाले को ही मैच करते हो। चलिए इससे करके देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 24 इक्वल टू 7a प्लस 7b आ जाएगा। 8 से 24, 7a प्लस, या नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें a और b चाहिए तभी होगा, ये हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2a इक्वल टू b, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनगिनत हल हो तो k का मान होगा। अनगिनत हल का कंडीशन क्या है? a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई बी टू इक्वल टू c1 बाई c2। क्या बोलते हैं इसको? अविरोधी। अविरोधी में भी आश्रित, कंसिस्टेंट, संगत। ठीक है, इतना इसको बोला जाता है। अनगिनत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर दिया हुआ भी है अनगिनत हल के लिए। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। ये कॉफिशियंट है a1 बाई ए टू, b1 बाई बी टू, c1 बाई c2। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना है? x का कॉफिशियंट है 1, a2 का
ये आपका आ गया x का कोफिशिएंट है 5, b1 का 2 आ जाएगा, ठीक है ये रहा, और b2 का आ जाएगा k, क्योंकि k का वैल्यू निकालना तो k हमको चाहिए ही चाहिए, और c1 का वैल्यू कितना आपका, c1 का है 3 और c2 का है आपका 15, ठीक है। हमें चाहिए k का वैल्यू, तो देख सकते हो आप। चलिए पहले इसको कंपेयर करते हैं, क्या आ जाएगा, k इक्वल टू सीधा 10 आ गया वो, और अगर इसको कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा वो 30 इक्वल टू 3 k आएगा वो, तो k का वैल्यू यहाँ से भी 10 आ गया वो, ठीक है। तो k का वैल्यू ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 के लिए यदि x का वैल्यू 5 है तो y का मान क्या होगा। सिंपल है, 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 है और x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 4y इक्वल टू 9, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 15, तो 4y इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका -6 हो जाएगा वो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/4 इक्वल टू -3/2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला, यदि युगपद समीकरण निकाय a1x b1y c1 तथा a2x b2y इक्वल टू c2 के आलेख संपाती हो। देखिए यहाँ पर एक और आ गया वर्ड, संपाती क्या होता है आपका। संपाती मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक ही पथ पर चलने वाले को संपाती बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा वो संपाती, मतलब कि जैसे पहला ग्राफ ये गया, ठीक है, और दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर आ गया वो, ठीक है ना। तो अनगिनत हल हो गए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पर एक क्रॉस कर रहे हैं। ये तो यूनिक हल होता है ना एक ही पॉइंट पर, और ये कोई हल नहीं होगा इसमें, ठीक है। 3 कंडीशन बनते हैं। तो संपाती मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इसके कितने हल हो जाएंगे आपके, अनगिनत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा वो। इसको हम लोग संपाती भी बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं, आश्रित भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट। जितना वर्ड याद रखिएगा कंफ्यूजन आपको उतना ही कम होगा, क्योंकि एक बार कोई अलग वर्ड पूछ दिया तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। समीकरण निकाय अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अविरोधी, ठीक है ना, संगत। पिछले वाले में क्या था, संपाती। तो अविरोधी समीकरण, देखिए तीनों सारे कंडीशन दिए हुए, ऑप्शन तो बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। मैं सभी का लिखता ही जाता हूँ यहाँ पर। ये कंडीशन है आपका यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ सिर्फ एक बार क्रॉस करेगा, ठीक है। सी का क्या कहता है आपका, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, वो इसका ग्राफ पैरेलल होगा, वो एक के ऊपर एक। इसको हम बोलेंगे असंगत, या फिर क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। असंपाती भी बोल सकते हैं, असंपाती, क्योंकि एक के ऊपर एक नहीं है। और ये आ जाता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आश्रित भी बोल सकते हैं, संपाती, ठीक है, अविरोधी। इसका ग्राफ कैसा आएगा, वो एक के ऊपर एक आएगा वो, ठीक है। 23 का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अविरोधी समीकरण बोलते हैं। अविरोधी में बी और डी आ जाएगा वो, ठीक है। और असंपाती जिसका कोई सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अविरोधी मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन हो, जिसके 2 केस बन जाते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आज का, ज्यामिति के पिता कौन है। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है। वीडियो रोक दीजिए, आंसर नहीं देखना है किसी को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका यूक्लिड। यूक्लिड नहीं, बहुत सारे प्रमेय दिए हैं, थ्योरम दिए हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, मैं आशा करता हूँ कि आप एग्जाम में 2 नंबर पक्का अपना कंफर्म करके लाओगे, ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू, आप लोगों ने इतना देखा, एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और गुड लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, थैंक यू।